अच्छा, तो इसकी जितनी मुझे समझ आई है ना, उसके अकॉर्डिंग ये है कि ये बेसिकली सीरम वाइडल टेस्ट है। वाइडल टेस्ट है जो कि करते हैं उसके लिए एंटेरिक फ़ीवर के लिए। एंटेरिक फ़ीवर 3 लोग करा रहे होते हैं। पहला है टाइफाइड, दूसरा है टाइफाइड ए, पैरा टाइफाइड ए। वेट अ मिनट, पहला है टाइफाई, पैरा टाइफाई ए, पैरा या ए लिख देते हैं, और पैरा टाइफाई बी। ठीक है। और ये सारे क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं? दो चीज़ें, एक ओ एंटीजन प्रोड्यूस करते हैं, एक एच एंटीजन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। तो इनके सारे एंटीजन को डाल के एक सॉल्यूशन हम बनाते हैं और उस सॉल्यूशन को फिर यूज़ कर रहे होते हैं इस टेस्ट में। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि एंटीजन टी ओ यानी टाइफाइड ओ, टाइफाइड एच, पैराटाइफाइड ए वाला और पैराटाइफाइड बी वाला। ठीक है। ओ एच बेस्ड अपॉन एंटीजन है। लेकिन अगर ऊपर वाली जगह पर देखें तो यहाँ पर उन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है? यहाँ पर उन्होंने पेशेंट का जो सीरम है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, डाइल्यूट किया है 5 टेस्ट ट्यूब्स के अंदर। ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब्स बन गई हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? सॉल्यूशन के अंदर उन्होंने ये सारी एंटीजन डाली हुई थी। ठीक है। सॉल्यूशन में ये सारी एंटीजन थी और इन सब के अंदर 5 ml ऑफ सॉल्यूशन डाल दिया। ओके, जिसके अंदर ये सारी एंटीजन थी। अब क्या करेंगे? अब डालना है सीरम। पेशेंट का सीरम डालेंगे 1 ml पहली टेस्ट ट्यूब में और उसको कर दिया शेक। फिर इधर से निकाल के 1 ml डाला इधर, इसको किया शेक, इधर से निकाल के फिर 1 ml डाला इधर, इसको अच्छी तरह से शेक किया और इधर से निकाल के 1 ml डाला इधर, इसको अच्छी तरह से शेक किया और इधर से निकाल के 1 ml डाला इधर, और इसको अच्छी तरह से शेक कर लिया। तो दिस इज़ एविडेंट कि जिस तरह से यहाँ पर फिर मूव करते जा रहे हैं, डाइल्यूशन इंक्रीज़ होती जा रही है। इसे कहते हैं सीरम डाइल्यूशन। ये जो सारा प्रोसेस अभी हमने किया है, दिस इज़ सीरम डाइल्यूशन। और इसी की वजह से यहाँ पर डाइल्यूशन होती जा रही है, रेशो कम होती जा रही है। 1:1 320 इज़ लेस देन 1:20। ठीक है। तो ये वाला सीन ऊपर हो गया। अब देखते हैं कि इसको रीड किस तरह से करना है रिपोर्ट को। इस रिपोर्ट में ना बेसिकली वही है कि अब एग्लूटिनेशन होनी है। ये एग्लूटिनेशन के प्रिंसिपल पर बेस कर रहा होता है टेस्ट। 2 एंटीजन थे, एक ओ था और एक एच था। ठीक है। पेशेंट के सीरम में अगर तो टाइफाइड वाले की वजह से इन्फेक्शन है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ मौजूद होनी चाहिए। अगर पैराटाइफाइड ए की वजह से है उसके अगेंस्ट होनी चाहिए। अगर पैराटाइफाइड बी की वजह से है उसके अगेंस्ट होनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर जहाँ पॉजिटिव साइन है इसका मतलब एग्लूटिनेशन हुई है। जब पेशेंट का सीरम डाला है और एंटीजन का सोल्यूशन डाला है, पेशेंट के सीरम में क्या थी? एंटीबॉडीज़। तो एग्लूटिनेशन हुई है, यहाँ पर हुई है एग्लूटिनेशन, यहाँ पर हुई है ऑल राइट। और अगर एच वाले में देखें तो उसमें 160 तक हो गई है। ठीक है। और ओ वाले में देखें, पैराटाइफाइड ए वाले में, तो उसमें 2 जगह हुई है। ठीक हो गया, रिपोर्ट पढ़नी आ गई है। अब इससे क्या रिज़ल्ट हमें मालूम हुआ है उसको हम 1 मिनट के बाद बात करते हैं। एक पॉइंट जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी वो ये है कि जो ओ एंटीजन होता है ना, वो इधर नॉर्मल टाइफाइड वाले का हो या पैराटाइफाइड वाले का हो, वो सिमिलर होता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द टेस्ट जो डिसाइसिवनेस जहाँ पर आती है, जहाँ पर डिसीजन मेक करना होता है कि इधर टाइफाइड है या पैराटाइफाइड की वजह से इन्फेक्शन है, तो वो ज़्यादा एज पर बेस कर रही होती है। तो यहाँ पर ओ में जो थोड़ा सा पॉजिटिव आया तो उसको इसलिए आया है क्योंकि ओ एंटीजन सिमिलर होता है, इधर टाइफाइड स्पीशी है या पैराटाइफाइड स्पीशी है। ठीक है। अच्छा, अब रिपोर्ट रीड कर लिया हमने। ठीक है। यानी ओ एंटीजन अगेंस्ट द टाइफाइड वाला 1:320 तक भी मौजूद है, उसमें एग्लूटिनेशन हो रही है। 1:320 डाइल्यूशन भी जब है उस तब भी एग्लूटिनेशन हो रही है, जबकि एज वाले में 1:60 तक हो रही है। ठीक हो गया। अब ये क्वेश्चन है कि किस तरह से इसको मतलब क्या इन्फरेंस निकलेगी इस रिपोर्ट से। और टाइटर पहले उन्होंने पूछा हुआ है, टाइटर हमें पता लग गया है। ठीक है। अब हमने बता दिया टाइटर कि ओ का टाइटर ये है और एज का टाइटर ये है। ठीक है। और फिर दूसरी तरफ आएँ कि क्लिनिकल पिक्चर जो है उसका कंक्लूजन क्या निकलेगा। और ओके, कंक्लूजन जो इससे निकलेगा वो यही निकलेगा क्योंकि जो ए ओ है, ए ओ यहाँ पर आए तो ए ओ एंड या ए एच ये था पैराटाइफाइड ए के लिए, बी ओ या बी एच था पैराटाइफाइड बी के लिए। सिर्फ एग्लूटिनेशन कहाँ पर होती रही है? टी ओ के अंदर और टी एच के अंदर, और ए ओ के अंदर थोड़ी सी हुई है। उसकी रीज़न मैंने एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है। तो इसकी वजह से ये टाइफाइड फीवर ही होगा। ठीक है। क्योंकि एग्लूटिनेशन सिर्फ टाइफाइड वाले उसमें हुई है जगह पर, उसकी एंटीजेंस के अगेंस्ट, यानी उसी की एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं। ठीक है। तो ये टाइफाइड होगा पहली बात, ये पैराटाइफाइड नहीं होगा। एक बात ये पता लग गई। दूसरी बात जो यहाँ से पता लगती है वो ये होती है कि अगर तो सिर्फ ओ के अंदर प्रेजेंट है ना, तो इसका मतलब है कि एक्यूट इन्फेक्शन है, अभी थोड़ी देर में हुआ है इन्फेक्शन,
क्योंकि ओ जो हैं वो जल्दी से डिग्रेड कर जाती हैं, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती हैं, ठीक है। तो अगर ए पॉजिटिव है तो उसके अंदर एग्लूटिनेशन हुई हुई है तो इसका मतलब है कि रीसेंट इन्फेक्शन है। लेकिन अगर ओ नेगेटिव है, मतलब ओ के अंदर नहीं आ रहा लेकिन एज के अंदर आ रहा होता, इमेजिनरी सिनेरियो है, एज के अंदर अगर आ रहा होता तो उसमें फिर ये सीन होता कि वो रिकरेंट या क्रॉनिक इन्फेक्शन है, ठीक है। तो ये ओवर एज का अगर डिफरेंस आ रहा हो, यूजुअली ऐसा नहीं आता हमारी वास्पी वगैरह में, लेकिन अगर आ रहा हो तो उसकी ये इन्फेरेंस है। तीसरी चीज़ अब ये है कि रूल ऑफ थंब ये है कि अगर तो जो ओ का टाइटर है वो 1:80 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर वो सफिशेंट एग्लूटिनेशन हो गई है, सिग्निफिकेंट रिजल्ट आ गया है। और अगर जो एज वाली एंटीबॉडी है या एंटीजन है उसके अगेंस्ट टाइटर 1:60 से ज़्यादा है या 1:60 के इक्वल है तो अगेन इट मीन्स कि सफिशेंट टाइट्रेशन हो गई है और टेस्ट पॉजिटिव है, वाइडल टेस्ट। तो यहाँ पर एंटीजन ओ, टी ओ और एंटीजन टी एच के अगेंस्ट टेस्ट पॉजिटिव है बिकॉज टी ओ 1:80 से ज़्यादा भी है या इक्वल है और टी एच 1:60 के इक्वल है, ठीक है। सो टी ओ या ओ के अगेंस्ट इन एनी केस इधर अगर हमने नीचे भी अगर होता ना तो उसमें भी चेक करना होता, तो हम यही देखते कि ओ में 1:80 के इक्वल या ज़्यादा होना चाहिए और एच में 1:60 या 1:60 से ज़्यादा होना चाहिए। दिस इज़ द रूल ऑफ थंब। तो यहाँ पर उन्होंने जो बात मेंशन की हुई है कि ये 1:60 160 जो मेंशन किया हुआ है ये इसलिए मेंशन किया हुआ है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमें पता लग गया कि पहली बात कि पैराटाइफाई का इन्फेक्शन नहीं है और टाइफाइड वाले का है तो क्यों है, क्या रेशोज़ होती हैं तो उसके बाद होता है। दैट्स इट।